हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज का पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि पिछले हफ्तों में मैंने एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग डील किए, जिनमें से कुछ है स्टेट बार काउंसिल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देन रोल ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और ऐसे कई सारे। बट मुझे लगा कि अगर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास एटलीस्ट एक मैप होना चाहिए या एक एक प्लान होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस पहले आने चाहिए, क्या डेफिनेशन है, ताकि इससे आइडिया लगे कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, बोथ फ्रॉम मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो। इसलिए ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 पे मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ कि हमने कौन कौन से सेक्शंस या तो डील कर लिए हैं, जिसकी आप सेपरेट वीडियो जाकर देख सकते हैं, और ऐसे जो पॉइंट अगर छूट गए हैं तो वो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर लिया। सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, इसमें मैंने एक अच्छी खासी डिटेल वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो बनाई है। और मुझे लगता है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 की अगर आप हिस्ट्री जानेंगे ना, सो इट विल गिव यू एन एज इन एग्जाम्स ऑल्सो। बिकॉज अगर आप इंट्रोडक्शन किसी भी एग्जाम को लिखने में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप हिस्ट्री लिख देते हैं ना, इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज एंड एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसलिए आप हिस्ट्री ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो है सेपरेट वीडियो, उसकी जरूर देखेगा। देन डेफिनेशन जो है वो हमने कहीं पे भी डील नहीं की थी, इसलिए मैंने सेक्शन 2 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो बहुत ही ज्यादा आसान है वो यहाँ पे लिख दी है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो कि एडवोकेट क्या होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लीगल प्रैक्टिशनर, स्टेट बार काउंसिल। देन स्टेट बार काउंसिल जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे इसमें सेक्शन 3 जो है इसकी कॉम्पोजिशन के साथ डील करता है, सेक्शन 6 इसके फंक्शंस के साथ डील करता है। और ये जो दोनों चीजें हैं वो मैंने एक ही वीडियो में डील करी है, सेपरेट वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं जब भी आपके एग्जाम आएंगे, या फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो। देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिमिलरली डील्स विद सेक्शन 4 कॉम्पोजिशन एंड सेक्शन 7 में फंक्शन दिए हुए हैं, इसकी भी सेपरेट वीडियो है, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। Now moving on to section 9, it talks about disciplinary committee। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है बट इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बोला है कि बार काउंसिल, चाहे स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, कंपलसरी होता है कि डिसिप्लिनरी कमिटी बनाए। अब चाहे एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, बट बनानी है। और हर एक डिसिप्लिनरी कमिटी में 3 मेंबर्स होंगे। सपोज स्टेट बार काउंसिल ने एक डिसिप्लिनरी कमिटी बनाई, अब उसमें 3 मेंबर्स होंगे। इन 3 में से जो 2 मेंबर्स है ना, वो स्टेट बार काउंसिल अपने खुद के काउंसिल मेंबर्स में से ही 2 मेंबर्स चूज कर लेगा। अब बचा एक, उसका क्या होगा? जो तीसरा मेंबर है ना, उनकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो तीसरा मेंबर होगा डिसिप्लिनरी कमिटी का, वो किसी भी काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं अगर स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी की बात कर रही हूँ, और जब मैं बोल रही हूँ कि स्टेट बार काउंसिल ने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और 3 में से 2 मेंबर्स तो स्टेट बार काउंसिल के खुद के मेंबर्स हो गए, तो जो तीसरा है ना, तीसरा पर्सन, वो स्टेट बार काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है कि उसके पास एक ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विच इज स्पेसिफाइड इन द प्रोवाइजर टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, which states that he must have an experience as an advocate for at least 10 years and not less than that। बस। अब इन तीनों में से जो भी सीनियर मोस्ट होगा, हम उसको डेजिग्नेशन दे देंगे चेयरमैन। सेक्शन 16 सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स, ये भी वैसे मैंने बहुत डिटेल में डील करा हुआ है, बट यहाँ पे फिर भी, ताकि सिर्फ इस सेक्शन के लिए दूसरी वीडियो में ना जाना पड़े, इसलिए यहीं पे इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बस ये बोला है कि 2 क्लासेस होती है एडवोकेट्स की, एक होते हैं सीनियर एडवोकेट और एक होते हैं बाकी जो बचे एडवोकेट। तो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं, उनके पास की पावर होती है कि वो किसी भी एडवोकेट को एक डेजिग्नेशन दे सकते हैं एज अ सीनियर एडवोकेट विद हिज कंसेंट। मतलब जिस भी एडवोकेट को आप सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन दे रहे हो ना, उनका खुद का कंसेंट होना चाहिए। और आप सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन किस बेसिस पे दे रहे हो? या तो उनके पास कोई एबिलिटी है, स्पेशल नॉलेज है, बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, ऐसी सारी चीजें। एंड इट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें अब ये बोला हुआ है कि जब एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया, अगर उससे पहले कोई भी एडवोकेट के पास डेजिग्नेशन थी सीनियर एडवोकेट की, तो वो वैसी ही चलती रहेगी। बट अगर 31 दिसंबर 1965 से पहले किसी भी सीनियर एडवोकेट ने एक एप्लीकेशन दे दी या ये बोल दिया कि मुझे सीनियर एडवोकेट नहीं रहना, तो फिर क्या होगा? बार काउंसिल जो है वो ऐसी एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे एंड ही विल सीज टू बी अ सीनियर एडवोकेट, ही और शी विल सीज टू बी अ सीनियर एडवोकेट। सेक्शन 24A टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट। कब आप एनरोलमेंट करवाने से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आपको कन्विक्शन हो चुकी है जिसमें क्या इन्वॉल्व था? मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड बेसिकली बहुत ही ज्यादा इमोरल चीज, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस,
चीटिंग, ब्राइबरी, ऐसी चीजें आपने की, या फिर आपको किसी एक ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हो चुकी है जो कि किसके द्वारा डील किया गया है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, या फिर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट यहाँ से निकाल दिया गया, ऐसी कोई आपके पास आपने एम्प्लॉयमेंट थी आपकी, या आपने ऑफिस होल्ड कर रखा था अंडर द स्टेट, वहां से आपको निकाल दिया गया है बिकॉज यू वर इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस दैट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। लेकिन ये कब डिस्क्वालिफिकेशन सीज हो जाएगा, कब आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं, तो ये चीज आप एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल कि आज मेरा कन्विक्शन हो गया एक ऐसे ऑफेंस में विच इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, और अब मैंने सजा अपनी काट ली, ठीक है, पूरी अपनी सजा जो भी थी मेरी वो कट गई है। अब वो सजा काटे हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं, ठीक है, तो वो 2 साल जब बीत जाएंगे ना मेरी पूरी सजा काटे हुए, तब फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगी कि मैं अपना एनरोलमेंट करवा दूं। और प्लस में अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1950 की बात करें ना, तो उसमें क्या है, हम सिर्फ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में हम ये नहीं मानेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए एनरोलमेंट करवाने के लिए। वो जो अगर आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में किसी भी बंदे के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हम उसको एक क्राइटेरिया नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट। देन सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट कि सिर्फ जो एडवोकेट्स ही है जो हमने ऐसे रिकॉग्नाइज किए हैं दैट ओनली दे आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बाकी और भी चीजें, मतलब इसमें अलग अलग चीजें बताई हुई है, अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कब कब एक्सेप्शन अप्लाई होते हैं, कि कहीं कहीं जो है अगर आप एडवोकेट नहीं भी है तभी आपको अलाउ कर दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अलग अलग चीजें। बट अगर जनरल रूल हम पढ़ें तो क्या है कि जो एडवोकेट्स है दे आर ओनली रिकॉग्नाइज क्लास ऑफ पर्सन हु कैन प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ। देन सेक्शन 30 dealt with right of the advocate to practice, ये बहुत बेसिक है। देन पावर ऑफ द कोर्ट टू परमिट अपीयरेंस इन पर्टिकुलर केसेस, सेक्शन 32। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि हमने पहले वाले सेक्शन में अभी पढ़ा कि जो एडवोकेट है वही रिकॉग्नाइज है एज क्लास ऑफ पर्सन हु कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉ। बट जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है सेक्शन 32 में, पावर ऑफ द कोर्ट टू परमिट अपीयरेंस इन पर्टिकुलर केसेस, तो अगर कोर्ट चाहे तो कोई नॉर्मल पर्सन भी है, इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन इज नॉट इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट, तो वो भी किसी भी पर्टिकुलर केस में कोर्ट के आगे, किसी अथॉरिटी के आगे या पर्सन के आगे अपीयर हो सकते हैं। बट इट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर केस एज वेल एज की परमिशन मिली है या फिर नहीं मिली, तो ये हम एक एज एन एक्सेप्शन कंसिडर कर सकते हैं। सेक्शन 33 एडवोकेट्स अलोन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस सेम थिंग। देन सेक्शन 34 पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, जो हाई कोर्ट है उनके पास पावर है रूल्स बनाने के अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। इसमें से कुछ रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सूट हुआ जिसमें से एक पार्टी जीत गई और दूसरी पार्टी हार गई, तो जो दूसरी पार्टी है वो कितने रीजनेबल फीस देगी विनिंग पार्टी के एडवोकेट को एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये भी डिसाइड कर सकती है हाई कोर्ट बाय लेइंग डाउन सर्टेन रूल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पनिशमेंट रोल एंड पावर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी। ये तो जो इससे पहले जो वीडियो आई थी ना उसमें मैंने बहुत डिटेल में डील करा है। तो अगर हम बात करें तो यहीं पे ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 खत्म होता है, जिसमें हमने पूरा डील किया। अगर आपसे बाय चांस एडवोकेट्स एक्ट 1961 पूरा पूछ लेते हैं तो आप शॉर्टकट में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं पूरा, हिस्ट्री से लेके पूरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पनिशमेंट रोल एंड पावर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी तक, ये हेल्पफुल भी होगा। एंड प्लस में अगर आपको डिटेल वीडियोस देखनी है जो कि एग्जाम्स में सेपरेट टॉपिक्स पूछते ही है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूछ लिया सेपरेटली या स्टेट बार काउंसिल पूछ लिया, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा लेंथी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट ये जो है आपको ओवरऑल जस्ट की आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। जैसे आपके पास इतना कंटेंट है ही नहीं कि स्टेट बार काउंसिल अगर आपसे पूछा गया और उतना आपके पास इतना कंटेंट है ही नहीं, तो शुरू में इंट्रोडक्शन में आप पहले हिस्ट्री लिख दीजिए, फिर जो डेफिनेशन है वो लिख दिए, फिर जो थोड़े और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो लिख दिए, फिर उसके बाद आप स्टेट बार काउंसिल, ऐसे अपने थोड़े आंसर को लेंथी कर सकते हो। इसके बाद जो है इसी से रिलेटेड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केसेस है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। एंड उसके बाद हम जो सब्जेक्ट है वो दूसरा कोई और डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।